लोकसभा चुनाव चौथे चरण का मतदान कल होने वाला है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर कल वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की तैयारियां पूरी है और सुबह 7 बजे वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीट पर कल वोटिंग होनी है, जिसमें तेलंगाना की 17, आंध्र प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश 8, महाराष्ट्र 11, ओडिशा 4, पश्चिम बंगाल 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर कल मतदान होगा। 10 राज्यों के 96 सीट पर होने वाले चुनाव में 1717 प्रत्याशी मैदान में हैं। चौथे चरण के जो अहम मुद्दे हैं उनमें आरक्षण, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और रोजगार सबसे अहम है। उत्तर प्रदेश की 13 सीट पर वोटिंग होगी, जिसमें शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच भी शामिल है। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर मुकाबला है उसमें कई सीट पर सबकी नजर है। उत्तर प्रदेश की धौरहरा सीट से बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं कन्नौज से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद से ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश पर पिछली हार का बदला लेने की बड़ी चुनौती है। वहीं उन्नाव में साक्षी महाराज और इटावा से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया मैदान में हैं, जबकि लखीमपुर खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र उर्फ टेनी को अपनी सीट बचाने की चुनौती है। चौथे चरण में कई दिग्गजों की साख विदाव पर है, जिसमें अखिलेश यादव, अजय कुमार मिश्रा, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, पंकजा मुंडे, असदुद्दीन ओवैसी, YS शर्मिला, अधीर रंजन चौधरी, महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं। अगर बिहार की हाई प्रोफाइल सीट्स की बात करें तो बेगूसराय, जहां से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उज्जैनपुर सीट से नित्यानंद राय मैदान में हैं। मुंगेर से जेडीयू के ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। चौथे चरण में पश्चिम बंगाल से टीएमसी ने 2 क्रिकेटर्स को मैदान में उतारा है, जिसमें बर्धमान दुर्गापुर सीट से कीर्ति आजाद तो बहरामपुर सीट से यूसुफ पठान चुनाव लड़ रहे हैं। 10 राज्य 96 सीट, किसकी हार किसकी जीत। एहतेशाम सिद्दीकी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अखिलेश सोलंकी भोपाल से कनेक्टेड हैं, अभिषेक शर्मा मुंबई से, अस्मित सिन्हा इस समय पटना से, सैयद तजम्मुल इस समय श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद है। एहतेशाम, सबसे पहले आपके पास आते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ अहम सीट्स पर चुनाव अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं और इम्पॉर्टेंस इस सीट की अपने आप में इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी के लिए जो बाकी बची हुई सीट्स थी पिछले चुनाव में वो इस समय अहम है। बीजेपी इस समय सोच रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें उनके खेमे में जाने वाला है। क्या तस्वीरें बनती हुई दिख रही है और क्या तैयारियां हैं पोलिंग को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चौथे चरण का फेज का होने जा रहा है उसमें हम आपको बताते हैं कि 13 लोकसभा की सीटों के लिए जो पोलिंग पार्टियां थी उन्हें सवेरे 9 बजे से रवाना कर दिया गया है। सभी पोलिंग पार्टियां अपने स्टेशन, अपने पोलिंग बूथों पर पहुंचकर रिपोर्ट कर चुकी हैं। चुनाव आयोग के पास का डाटा आ चुका है। अब ये तैयारी इस बात को लेकर है कि जो वैचारिक वहां पे तैयारियां की जा रही है उसको पूरी कर लिया, सुबह 7 बजे से इसका मतदान शुरू किया जाए। लेकिन जिला प्रशासन से लेकर जो सरकार का चुनाव आयोग हो इस बात पर पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि जो परसेंटेज है वो आगे बढ़े। जनता पार्टी ने कई राउंड की बैठकें की है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक किया। आज बकायदा अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पे उन्होंने बकायदा अपनी पार्टी संगठन को दिशा निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक जो उनके पन्ना कार्यकर्ता है, बूथ कार्यकर्ता है, वो लगातार लोगों को घर से निकालकर वोटिंग पोल करे। रही बात सियासी घमासान की, तो उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन की सीधी लड़ाई है और ये जो कल वोटिंग होने जा रही है उसमें सबकी नजरें खास तौर से कन्नौज पर रहेगी, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, जिनको लेकर काफी विवाद हुआ था किसानों से लेकर, गृह राज्य मंत्री हैं, उनको लेकर काफी सुर्खियां रही है। उनको लेकर लोगों की नजरें टिकी रहेगी। वही उन्नाव सीट भी काफी सुर्खियों में रही है, उसको लेकर भी कल वोटिंग होनी है। कानपुर में कल वोटिंग होनी है। इसके बाद शाहजहांपुर, धौरहरा, तमाम ऐसी सीटें हैं। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के पूरे समीकरण की, जिस तरह से चुनाव पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है उसी तरह से कहीं न कहीं दोनों राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें भी बढ़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो पोलिंग परसेंटेज है वो लगातार कम होता जा रहा है। इसको लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी काफी परेशान है और खासतौर से इंडिया गठबंधन भी परेशान है, क्योंकि जिस तरह से दूसरे राज्यों के देशों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, वोटिंग पर अच्छी हो रही है, उससे साफ तौर से समझ में आ रहा है कि जो वोटर्स है वो घरों से निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मायावती की जो पार्टियां सभी
सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद कहीं न कहीं यहाँ राजकीय समीकरण भी गड़बड़ा चुका है। और साथ और से कहीं ऐसी भी चीजें देखने को मिली हैं जो प्रत्याशी उनका भी विरोध देखने को मिला है। तो चौतरफा लड़ाई देखने को मिल रही है। और कुल मिलाकर के एहतशाम ये समीकरण क्या बनेंगे और किसके पक्ष में जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अखिलेश सोलंकी भोपाल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अखिलेश, वहां पर क्या कुछ समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश, उसकी जो सीटें हैं वो अपने आप में बहुत अहम है, और ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि इस समय पूरे देश की अगर तस्वीर देखें तो तुष्टीकरण की राजनीति वो की जा रही है। इसके साथ ही जो कुछ दावपेच कांग्रेस खेल रही है, बीजेपी उसे हाथों हाथ ले रही है। मध्य प्रदेश में क्या तस्वीर मिल रही है? शिखा, बिल्कुल शिखा, मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो जिस तरह से हमने देखा कि जो अंतिम चरण है मध्य प्रदेश के लिहाज से 8 सीटों पर चुनाव है, और मालवा निमाड़ जो कि मुख्यमंत्री का अपना गढ़ है, उज्जैन से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, वहां पर चुनाव होने जा रहा है। इंदौर, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन विड्रॉल किया था, एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए इसलिए यह है क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर कॉल दिया है कि नोटा पर वोट करें, यानी कि कांग्रेस के जो सपोर्टर्स है वो नोटा को वोट करें। तो बड़ा रोचक होगा कि इंदौर में कितने वोट नोटा को मिलते हैं। और आज एक रैली, एक तरह से लोगों को जागरूकता करने के लिए घर घर जाके दिग्विजय सिंह भी इस बात की बात कर रहे हैं। अगर हम मुकाबले की बात करें तो जो 8 सीटें हैं उनमें 3 सीटें ऐसी हैं, रतलाम झाबुआ, धार और खरगोन, जहां पर कांग्रेस मुकाबले में नजर आ रही है कि कांग्रेस का होप मध्य प्रदेश में जो है आदिवासी वोट बैंक है और आदिवासी सीटें हैं। तो आदिवासियों की संख्या ज़्यादा जहां पर है वहीं पर कांग्रेस दाव खेलती नजर आ रही। तो मालवा की जो 5 सीटें हैं वहां पर बीजेपी अपर हैंड में है, लेकिन यकीनन जो निमाड़ की सीट है जो कि आदिवासी बेल्ट है वह बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि मुश्किलों के सामने में क्या वोटों की संख्या कम होती है या जीत हार में भी कुछ बदलेगा। लेकिन कांग्रेस की उम्मीदें धार, खरगोन और झाबुआ से हैं। तो रोचक मुकाबला है मध्य प्रदेश में भी। शिखा जी बिल्कुल। अस्मित हमारे साथ पटना से कनेक्टेड है। अस्मित, हाई प्रोफाइल सीट्स, सबसे बड़ी बात यही कि राज सिंह जो कि अपने बयानों के लिए खूब सुर्खियां बटोरते हैं और जो तेवर है बड़े तीखे हैं उनके, नित्यानंद राय वो भी इसी तरीके से नज़र आते रहे हैं, संसद में हमने देखा है। ऐसे में वहाँ पर क्या तैयारियाँ हो रही हैं और बिहार की इन सीट्स पर क्या रुख लोगों का इस समय नजर आ रहा है? समीकरण क्या बन रहे हैं? तुष्टीकरण की राजनीति जो खूब की गई है बीजेपी की तरफ से, क्या ये काम आने वाली है बीजेपी के लिए? बिल्कुल, कल देखिए 13 मई को मतदान होना है शिखा, और बिहार के 5 सीट मुंगेर, समस्तीपुर, उजियारपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर कल मतदान होना है। और देखिए इन सभी सीटों में 4 सीट ऐसे हैं जहां पर बीजेपी आगे दिख रही है। एक उजियारपुर सीट है जहां से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चुनावी मैदान में है, और वहां जो है कांटे की टक्कर हो रही है क्योंकि आलोक मेहता को आरजेडी ने वहां से उम्मीदवार बनाया है। और देखिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की भले ही पकड़ केंद्र में बहुत मजबूत दिखती हो, लेकिन क्षेत्र में उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकती। इस बार वहाँ के समीकरण जो है वो बदल सकते हैं क्योंकि आलोक मेहता बिहार सरकार के मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, लालू और राबड़ी के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उजियारपुर एक ऐसी सीट है जहां पर कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन 4 सीट समस्तीपुर, दरभंगा, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी आगे दिख रही है। समस्तीपुर से बिहार सरकार के 2 मंत्रियों के बेटे और बेटी के बीच सीधा टक्कर होना है, जहां एलजेपीआर ने सांभवी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। सांभवी चौधरी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं, तो वहीं सन्नी हजारी जो हैं वो बिहार सरकार के मंत्री के बेटे हैं महेश्वर हजारी के। वहां भी सांभवी चौधरी एनडीए की प्रत्याशी आगे दिखती हैं। दरभंगा से भी गोपाल जी ठाकुर आगे दिखते हैं, बेगूसराय से गिरिराज सिंह आगे दिखते हैं। भले ही मोदी मैजिक से अगर उजियारपुर की सीट निकल जाए तो ये एनडीए के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, लेकिन समीकरण ये बताते हैं कि 4-5 सीट पर, एक सीट को छोड़कर 4 सीट पर ऐसी पकड़ बीजेपी की दिखती है कि वहां जो है आसानी से जीत हासिल की जा सकती है। और आज जब प्रधानमंत्री भी जब रोड शो करने वाले हैं पटना में, तो वो सीधे मैसेज जो है बिहार के लोगों को जाएगा। प्रधानमंत्री का ये सीधे रोड शो बिहार के तमाम लोगों तक जाएगा कि एनडीए ने विकास के नाम पर काम किया है और आगे आने वाले चुनाव में इसी विकास के नाम पर वोट दे लोग। अच्छा, देखिए बीजेपी जो है वो इस समय कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठी है। तजमुल, श्रीनगर, कश्मीर, कमोबेश वो ऐसी जगह है जहां से उम्मीद बीजेपी को है। क्या कुछ समीकरण वहां दिख रहे हैं आपको?
शिखा, जम्मू कश्मीर की सियासत जो है वो 2024 में भी उसी मोड़ पे है, उसी ट्रैक पे है जो आज से कई साल पहले थी। क्योंकि बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट जो है कश्मीर घाटी से चुनावी मैदान में डायरेक्ट नहीं है। हालांकि बीजेपी जो समर्थन कर रही है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी को कर रही है, लेकिन मुकाबला फिर जो हम सफर कुछ वक्त के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पीएजीडी के बैनर तले निकले थे वो अलग अलग हो गए। और श्रीनगर शहर में जो मुकाबला 13 मई को है, इसमें वहीदुर रहमान पर्रा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का युवा प्रेसिडेंट, उसका बराह रास्त मुकाबला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद रूहुल्लाह के साथ है। यानी श्रीनगर का जो डिलिमिटेशन हुआ है उसमें पुलवामा के कुछ इलाके जोड़ दिए गए। जो 2018 के लोकसभा चुनाव में साउथ कश्मीर का सीट कहलाता था, आपकी बार डिलिमिटेशन या परिसीमन के बाद ये स्थिति बदल गई। लेकिन साउथ कश्मीर का पुलवामा, त्राल, अवंतीपोरा, शोपियान, ये वो इलाके हैं जो मिलिटेंसी प्रभावित होने के बाद बाइकॉट से बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे। लेकिन आपकी बार जो कि धारा 370-35 से खत्म होने के बाद, उसके एब्रोगेशन के बाद बहुत बड़ा पहला इस तरह से डेमोक्रेटिक जो जश्न है, जो लोकसभा का चुनाव है उसमें लोग अब की बार घरों से बाहर आकर वोट देंगे, क्योंकि परिस्थिति जो है सिक्योरिटी सिनेरियो की बीजेपी के मुताबिक बदल चुकी है। वोटिंग परसेंटेज जो किसी वक्त में 12, 14, 18% होता था, मिलिटेंसी प्रभावित इलाके थे, अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। लेकिन सियासी हरीफ में कोई तब्दीली नहीं आई। देखा आज भी ग्राउंड पे, क्योंकि जम्मू में जब 2 सीटों का इलेक्शन हुआ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का और उसके बाद जुगल किशोर का, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था, और वहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडिया अलायंस के बैनर तले वहां उनको सपोर्ट किया। कश्मीर आते आते उमर अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस को तो माना, लेकिन पीएजीडी को खत्म करने के बाद यहाँ पीडीपी का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। लेकिन मौसम बहुत ज्यादा अबर आलूदा है, बारिशें बहुत ज्यादा होती है। कल मौसम विभाग कहता है मौसम बेहतर होगा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। लेकिन कश्मीर घाटी में श्रीनगर और साउथ कश्मीर की सीटों को जोड़कर जो असेंबली सेगमेंट्स 18 के करीब है, 18 लाख के करीब वोटिंग है, और श्रीनगर में ही केवल 900 से ज्यादा पोलिंग सेंटर्स है जिनके लिए डिप्लॉयमेंट पुलिस का कल से ही जाना शुरू हुआ। श्रीनगर शहर पहली बार ऐसा लग रहा है कि बाइकाट के माहौल के बगैर चुनावी माहौल खूबसूरती के साथ और पूर्ण तरीके से चल रहा है। लेकिन शिखा, ये बात कहना बड़ा जरूरी है, पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कुछ देर पहले वहीदुर रहमान पर्रा, उनके जो कैंडिडेट हैं, काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन, काफी ज्यादा एतराजात जमा किए। कहा कि कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, कई लोगों पर जगहों पर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई। कुल मिलाकर जमहूरियत के इस जश्न में कल श्रीनगर और साउथ कश्मीर पहली बार आधा हिस्सा इसका जम हो चुका है, जबकि आधा हिस्सा जो डिलिमिट होकर राजौरी पुंछ के साथ जुड़ा है। श्रीनगर में कल जब सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा, ये कहना होगा, क्योंकि माजी में यहाँ पीडीपी एनसी ट्रेडिशनल आर्ट राइवल रहे हैं और रिवायती हरीफ ने, आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला पीडीपी के साथ ही श्रीनगर की सीट पे है। ठीक है तजम्मुल, बने रहिएगा। अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड रहे। अभिषेक, महाराष्ट्र की कुल 11 लोकसभा सीटों पर कल मतदान, और जो रस्साकशी हमने देखा, कैसे पवार गुट में, फिर बीजेपी में, शिवसेना में, ये पूरी रस्साकशी जो है इस चुनाव को महाराष्ट्र में किधर लेते हुए जा रही है? बिल्कुल शिखा, देखिए जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में जो इस वक्त 6 पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें से अगर 2 नेशनल पार्टियों की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस 2 नेशनल पार्टियां हैं, उसके अलावा 4 ऐसी पार्टियां जो कि महाराष्ट्र लेवल की पार्टियां हैं, जो कि 2 से 4 हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है, 2 एनसीपी शरद पवार, उसके अलावा अजित पवार की एनसीपी, दूसरा उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। यह 4 पार्टियां ऐसी हैं जो क्षेत्रीय पार्टी के नाम पर जानी जाती है, महाराष्ट्र की पार्टी, लोकल पार्टी, और यह 6 पार्टियां एक तरफ 3 पार्टी, एक तरफ 3 पार्टी, यानी महाविकास आघाड़ी और महायुति, जिसे एनडीए के नाम से जाना जाता है। यह एक तरफ चुनाव मैदान में, उसमें से एक और ऐड हो चुका है एनडीए में, राज ठाकरे का नाम सामने आ चुका है। यानी राज ठाकरे भले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं मोदी को। तो कहीं न कहीं यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प इस बार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि आखिरकार वोटर किसे वोट देगा। क्या जो पहले से शरद पवार या ठाकरे की जो शिवसेना है, क्या उन्हें पसंद करेगा, या फिर महायुति को पसंद करेगा, या फिर जो नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है उसको पसंद करेगा। तो यह जाहिर सी बात है, देखिए जो 11 सीटें जो होने जा रही हैं, उसमें अगर मराठवाड़ा की बात करें, उत्तर महाराष्ट्र की बात करें, कुछ ऐसे कोकण कुछ इलाके ऐसे आ रहे हैं, उसकी बात करें जहां से चुनाव होने वाला है, यानी 11 सीटों को चुनाव के बाद पूरे महाराष्ट्र में 35 सीटों पर चुनाव कल संपन्न हो जाएगा। बचेगा 13 सीटों पर। 13 सीटों पर चुनाव 20 मई को पांचवें चरण में होने वाला है।
यानी जो महाराष्ट्र की 48 सीटें लोकसभा की है उसमें से कल 11 सीट चुनाव के बाद 35 सीटों पर चुनाव महाराष्ट्र में हो जाएगा। लेकिन चुनावी जो माहौल अगर बात करें, जाहिर सी बात है, तो इस बार वोटर कहीं न कहीं अलग तरीके से सोच रहा है। कई जगहों पे आपको बता दूं, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, मैं बीड़ जा रहा हूं और यहाँ पर अहमदनगर, जो कि जहां पर भी वोटिंग होने वाली है, मैं इस वक्त अहमदनगर से आपको रिपोर्टिंग करके दिखा रहा हूं। अहमदनगर और जहां जहां से मैं गुजर रहा हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं, चूंकि जाहिर सी बात है कि कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हम पब्लिक अन्य तरीके से लोगों से बात नहीं कर सकते। तो देखिए, कल चौथे चरण का चुनाव होने वाला है और हर एक सीट पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। एहतशाम, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, हमने समीकरण को समझ लिया, क्या कुछ मुद्दे बन रहे हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी हमेशा प्रस्ताव आगे लेकर के आई राम मंदिर का और इस बार के टेन्योर में पूरा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी को हम देख रहे हैं, मन से वो एक ही बात कह रहे हैं और वो ये कि 2 टेन्योर में हमने जो डिसाइड किया वो काम पूरा हो गया है, तीसरे टेन्योर में कुछ बड़ा होने वाला है। ये जो बड़ा शब्द है, क्या आपको लगता है ये इतना इंपैक्टफुल है कि बाकी की बची उत्तर प्रदेश की सीट पर ये काम आ जाएगा? यहाँ देखिए, आपका कहना एकदम सही है कि प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम तीसरे टर्नओवर में कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात का विश्वास एकदम नहीं होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें 3 चरणों की, तो 3 चरणों में 5 से 6% वोटों में के इजाफे में वृद्धि न होकर गिरावट भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिली है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार लगातार इस बात पर मंथन कर रही है कि आखिर उनका वोटर क्यों नहीं निकल के सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्य किए हैं, जिस तरह से केंद्र की और राज्य की दोनों सरकारों ने मिलकर डबल इंजन की तरह कार्य किया है, उन विकास कार्यों को देखते हुए जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है। दूसरी बात, अगर हम बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर का जितना व्यापक असर देखने को मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक, वो देखने को नहीं मिल रहा। कि वोटिंग परसेंटेज जब डाउन हो रहा है तो कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दों से राजनीतिक पार्टियां भटक चुकी हैं। अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से निकलकर पाकिस्तान पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और देश की ब्यूरोक्रेसी से लेकर तमाम राजनीतिक दल इस बात को लेकर परेशान है कि जो वोटिंग परसेंटेज घट रहा है, 14 की बात करें, 19 की बात करें, वो वोटिंग परसेंटेज कितना घट रहा है। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज क्या डिसाइसिव होने वाला है, क्या एक वन ऑफ द डिसाइसिव फैक्टर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अखिलेश, हमने देखा शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से विधानसभा चुनाव में मेहनत करते रहे, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन वहां पर बीजेपी जीत गई। कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान का उस जीत में एक बड़ा योगदान रहा। अब जब विदिशा से उतरे और वो पूरे पार्टी का दारोमदार लेकर के उतरे हैं, तो क्या शिवराज ये सोच रहे हैं कि कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी अगर जीतते हैं तो? बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री हरदा में आए थे शिखा, और उन्होंने साफ कहा वोटरों से, एक मैसेज देने की कोशिश थी, क्योंकि अंदर अंदर ये बात थी कि वोटर के मन में भी था कि शिवराज सीएम क्यों नहीं बने। तो प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि अब शिवराज को मैं दिल्ली ले जाने चाहता हूं, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली में उनको देंगे। ये प्रधानमंत्री ने खुद संकेत दिए हैं। जहां तक मुद्दों का आप जिक्र कर रहे थे, यूपी की आप बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, तो पहले 2 चरण में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज कम रहा और उसके बाद अमित शाह ने मंत्रियों को कह दिया था कि जिन जिन के क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कम रहेगा उनकी कुर्सी खतरे में है। उसके बाद हमने देखा कि तीसरे चरण में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है और आज शाम को 6 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर भोपाल में एक बड़ी बैठक रखी गई, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर तमाम चुनाव प्रबंधन के लोग मौजूद रहेंगे। और कल सवेरे 5:30 बजे से, पिछली दफा जैसे मुख्यमंत्री ने खुद फोन करके कार्यकर्ताओं को उठाया था, कुछ वैसे ही कवायद बड़े से बड़ा नेता जो है कार्यकर्ताओं को फोन करता नजर आएगा, बूथ के जो कार्यकर्ता है, ताकि वोटर को घर से निकाला जाए। तो वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से तीसरे फेज में आगे बढ़ा, कुछ वैसा ही चौथे फेज में बढ़े, इसकी कोशिश बीजेपी कर रही है। जहां तक मुद्दों की बात है तो मध्य प्रदेश में जो बड़ा मुद्दा, खासतौर से मालवा जो है हिंदुत्व का गढ़ है, राम मंदिर यहां पर मुद्दा है और मोदी का चेहरा यहां पर मुद्दा है। और हमने जो भारत के मन की बात शिखा जमीन पर जाकर की, तो मध्य प्रदेश में मोदी और मोदी का विकास, ये बड़े मुद्दों के तौर पर साफ तौर पर नजर आए। जी अभिषेक, अब अखिलेश ने जो बातें बताई हैं वो केवल एमपी में लागू नहीं होता, लगभग जो मुद्दे हैं वो सिमिलर हैं, लोग फेमिलियर हैं, 2 टेन्योर वो देख चुके। बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे आने वाले समय में, यानी ये 5 साल और उनका होना है, हालांकि एक्सपेक्ट तो 2047 तक कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र में जो चुनावी मुद्दे थे, क्योंकि हमने देखा है कि वहां पर पटल पर शिवसेना के साथ ही बीजेपी मजबूत रही, अब जब अलायंस टूट चुका है तो क्या लगता है बीजेपी जो कमाल पहले करती रही अलायंस के साथ मिलकर, क्या उससे वो दोहरा पाएगी?
और देखिए यहाँ पर जो अगर राजनीतिक दृष्टि से बात करें एकदम जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है, देखिए दो चीजें बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस बार सिंपैथी वोट जो है वह ठाकरे के साथ यानी उद्धव ठाकरे के साथ और शरद पवार के साथ है। और यही कारण है कि जो महाविकास आघाड़ी बनी है जिसके एमबीए कहते हैं, इनका पलड़ा इस वक्त भारी दिखाई पड़ रहा है, जो जानकार यहाँ के कहते हैं। यही कारण है कि आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के जितने हिस्सों पर चुनाव हो रहे हैं उन सभी जगहों पर लगभग कह सकते हैं सभी सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि पता है कि अगर वो नहीं जाएंगे तो शायद कहीं गड़बड़ी हो सकती है। हो सकता है कि बीजेपी की स्थिति भले ही मजबूत हो, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित पवार की स्थिति उतनी मजबूत महाराष्ट्र में नहीं है जितनी मजबूत कांग्रेस या फिर ठाकरे या फिर जो शरद पवार की मौजूद है। यही कारण है कि एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से सिंपैथी वोट अगर कहीं गया तो जाहिर सी बात है महाविकास आघाड़ी को बड़ा फायदा हो सकता है। इसका डर बीजेपी को, एनडीए को है। लेकिन देखिए दूसरी बड़ी बात जो यहाँ पे बड़ा मुद्दा, जो मुद्दे की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक मराठा आंदोलन जो चला, आपको पता है जिस तरीके से मराठाओं को लेकर, मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा मुद्दा है, तो मराठा लोग जाहिर सी बात है कहीं कहीं बीजेपी से या फिर शिवसेना शिंदे वाली गुट से नाखुश हैं। अगर वह कहीं कहीं बगावत की, अब वो तो सीटों पर कितना मराठा आरक्षण का असर पड़ता है वो देखना दिलचस्प होगा। अभिषेक, अस्मित बड़ा क्विक रिएक्शन दीजिएगा मुझे, क्योंकि ब्रेक पर जाना है। बिहार में नीतीश कुमार जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हो गए, एनडीए का हिस्सा हो गए, क्या ये बीजेपी के लिए खतरा तो नहीं इस चुनाव में बनेगा? नहीं, देखिए बिल्कुल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से पाला बदला था और फिर से वो आ गए थे, इससे खास बहुत ज़्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं होने वाला, क्योंकि बिहार के लोग ये बखूबी जानते हैं कि नीतीश कुमार अपना डिसीजन कब बदल ले, ये कोई नहीं जानता। खुद नीतीश कुमार नहीं जानते कि वो कब अपना डिसीजन बदलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा खतरा नहीं कह सकते आपकी एनडीए को मिलने वाला है। भले ही ये लोग कहे कि नीतीश कुमार को हम वोट नहीं देंगे, लेकिन बहुत ऐसे साइलेंट वोटर्स हैं जो बोलेंगे कुछ लेकिन वोट एनडीए को ही करेंगे।